तो आप सभी को मेरा नमस्कार। काइनेटिक्स चैप्टर हमने चालू किया हुआ था, उसी में आगे पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड डेट इक्वेशन हम कर चुके थे, उसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। इंटीग्रेटेड डेट इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था आपको, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है चैप्टर का, उसको किसी भी हालत में ना छोड़ें, ठीक। उसके बाद ये थोड़ा सा कुछ और चीज़ें हैं, उसको कंप्लीट करेंगे, इतनी खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सबसे पहले एनर्जी बैरियर के कुछ पार्ट हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? देखो, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप इस तरीके से समझो, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी आपको पता है कोई रिएक्शन होती है, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, उनके कोलिजन से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर वो एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगी, लेट अस सपोज हमें 1000 जूल मिनिमम एनर्जी बैरियर था, अगर वो एनर्जी जो निकल रही है कोलिजन से वो उस बैरियर को क्रॉस करेगी तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो उसका एक प्राइस होता है ना। आप जैसे कहीं मार्केट में जीन्स खरीदने गए मॉल में, उसका रेट है 5000 रुपये, तो जब तक आप उसे 5000 रुपये नहीं दोगे वो जीन्स आपको नहीं मिलेगी। वैसे ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आप वो एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करोगे और वो प्रोवाइड कहाँ से करानी है आपको? कोलिजन से, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, कोलाइड कराने से, है ना। अगर आप वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराओगे तो रिएक्टेंट आपका मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कम से कम, जैसे जीन्स 5000 की आती है, वैसे कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए? उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर एक वर्ड होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है हमको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल आप ऐसे समझो, अगर सपोज आपने जैसे जीन्स खरीदने गए हो, जीन्स 5000 की है, उसका प्राइस है 5000। अब आपको मिनिमम अगर जीन्स खरीदनी है तो मिनिमम 5000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, है ना। बट मान लो आपके पास 4000 रुपये है, तो एक्चुअल में आपको कितने की जरूरत है? 1000 की जरूरत है ना। 4000 तो आपके पास खुद से है, तो मिनिमम टोटल जो चाहिए होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जितना आपके पास है उसके अलावा जो एक्चुअल में चाहिए आपको, वो क्या होती है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्सेस अमाउंट, जो एक्सेस थोड़ा सा चाहिए होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। आप देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया ना, अगर 5000 की जीन्स है तो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी 5000, ठीक। कुछ एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट के पास होती है, जैसे मैंने बताया आपकी जेब में 4000 रुपये हैं, ठीक है। 4000 रुपये मान लो आपको ऐसे है, तो अब आपको एक्चुअल में कितना चाहिए? 1000 चाहिए। ये हो गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। आपको कहाँ से चाहिए? कोलिजन से चाहिए, रिएक्शन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने से आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 1000 जूल एनर्जी आपको चाहिए होगी, ठीक। ये यहाँ पे हो गया आपका। तो इस तरीके से आप समझ लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है, ठीक। तो किसी भी चीज़ को आपको कुछ भी खरीदना है, जैसे मैंने बताया आपको जीन्स 5000 की होती है, 4000 रुपये आपके पास होंगे, 1000 आपको चाहिए होंगे। जितने आपको एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और जितने आपको टोटल चाहिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप इस तरीके से समझेंगे, बस ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पे एक टर्म और आती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। हम मान के चलते हैं कि बीच में एक स्टेट बनी होगी जो ना तो कंप्लीट रिएक्टेंट होगी ना तो कंप्लीट प्रोडक्ट होगी, बीच की स्टेट होगी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको आप बड़े प्यारे एग्जाम्पल समझ सकते हो। सपोज आपने अभी कपड़े नहीं पहन रखे, आप रिएक्टेंट हो, आप कपड़े पहन लेते हो तो आप क्या बन जाते हो? प्रोडक्ट। तो आप जब भी कपड़े पहनोगे तो क्या एक टाइम पे अपना शर्ट और जीन्स, ऊपर के कपड़े नीचे के कपड़े एक टाइम पे तो नहीं पहन सकते। या तो आप ऊपर के पहनोगे, अगर पहले शर्ट पहनोगे तो नीचे कुछ नहीं पहना होगा, अगर आपने नीचे पहले पहना हुआ है तो फिर ऊपर नहीं पहना होगा ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो बीच की स्टेट होगी, ठीक, जो बीच की स्टेट होगी, है ना। आप ना तो कंप्लीट नंगे होगे ना तो आपने कंप्लीट कपड़े पहने होंगे, बीच की स्टेट होगी। आपने आधे कपड़े पहने होंगे, आधे आपने नहीं पहने होंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? बीच की स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाईली अनस्टेबल होती है। अगर आपने आधे कपड़े पहने हुए आधे नहीं पहने हुए तो आप अनस्टेबल रहोगे ना, स्टेबल थोड़ी रहोगे, बाहर थोड़ी आ जा सकते हो इतनी आसानी से। तो ये जैसे आपका ए और बी रिएक्टेंट है, यहाँ पे आप देखोगे ए से ए बी, यहाँ पे ए बी प्रोडक्ट बन गया, ये बीच की स्टेट है। यहाँ पे हो क्या रहा है? ए के बॉन्ड टू ए और बी के बॉन्ड टूट रहे हैं, ए बी के नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में दो तरीके का है हमारे पास। बीच की स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बीच की स्टेट कहते हैं। बीच की स्टेट भी दो तरीके की होती है, ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। देखो इसको भी समझा देता हूँ कैसे। सपोज अगर हम कपड़े पहन रहे हैं, अगर तो कोई लड़का है, लड़का कपड़े पहन रहा है, तो आप ये समझ सकते हो लड़के ने अगर ऊपर के नीचे के कपड़े पहन लिए तो फिर भी एक टाइम को वो बाहर निकल सकता है ना। अगर लड़के ने पैंट पहन ली है और शर्ट नहीं पहनी है तो बाहर निकल सकता है, लेकिन लड़की ने अगर चाहे ऊपर के पहने हो चाहे नीचे के पहने हो, वो किसी भी केस में बाहर नहीं निकल सकती। वो सिर्फ उसको कोई देख नहीं सकता है ना, तो वो बाहर नहीं निकल सकती। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है वहाँ पर? कैन नॉट बी आइसोलेटेड, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। इंटरमीडिएट क्या होता है? कैन बी आइसोलेटेड, हम रिएक्शन से बाहर भी निकाल सकते हैं, बीच की स्टेट है, ठीक।
कपड़े आपने आधे पहने हुए हैं, अगर आप लड़के हो तो लड़का इंटरमीडिएट वाला एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना, कि आपने आधे कपड़े पहने हो, अगर नीचे से पहन लिए तो आप बाहर आ सकते हो, कैन बी आइसोलेटेड, एक्सट्रैक्टेड रिएक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल होती है सर, दिमाग में बनती है, ठीक है ना, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक। हाँ, लड़की ने चाहे ऊपर बीच की स्टेट मतलब या तो ऊपर के कपड़े पहने नीचे के कपड़े पहने, लड़की ने कहीं के भी कपड़े पहने होंगे वो बाहर नहीं निकल सकती है। और ट्रांजिशन स्टेट किसी भी रिएक्शन में कितने बनती है, हमेशा जितने स्टेप्स होते हैं रिएक्शन में, और इंटरमीडिएट कितने बनते हैं, जितने स्टेप्स होते हैं उससे एक कम बनता है हमेशा, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। इसको आप नोट करेंगे जब तक मैं फिर आपको बताता हूँ, आगे लिखता हूँ, ठीक। हाँ जी, तो पीछे टॉपिक देख लिया था हमने एनर्जी बैरियर वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्जाम में, बट बुक में है, जो बच्चे समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन अभी तक तो देखे नहीं गए हैं ज़्यादा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक आप सबको पता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, और जब भी एनर्जी निकलेगी तो वो नेगेटिव होगी, है ना, आपकी जेब से जब भी पैसे निकलेंगे तो आपके माइनस होंगे, घटेंगे, ठीक। तो जब भी एनर्जी निकलेगी तो वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव का मतलब जीरो से कम, जीरो छोटी वैल्यू होगी। हमने वाई एक्सिस पे लिया पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। शेप ग्राफ की याद रखना कैसे होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी पहले बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंचती है, उस मैक्सिमम अमाउंट पे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, बीच का स्टेट। इससे पहले रिएक्टेंट था, इसके बाद क्या कन्वर्ट होने लग गया, प्रोडक्ट बनने लग गया ना। बीच की मैंने बताया था, पहले रिएक्टेंट होता है, कोलिजन से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अगर वो एनर्जी इस बैरियर को क्रॉस करती है तो प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है हमारा, है ना। तो ये यहाँ से इसके बाद प्रोडक्ट बनना चालू हो गया, ठीक। ये हमारे पास देखो मिनिमम एनर्जी, ये वाली ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो हमें अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी कम से कम, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम जितनी चाहिए थी उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फिर ये वाली एनर्जी जो है रिएक्टेंट के पास पहले से मैंने बताया था, सपोज आप 5000 की जीन्स लेंगे, कुछ अमाउंट आपके पास हमेशा से होगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होगा जिसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी पहले से ही थी, ठीक। अब अगर ये पूरी एनर्जी कंप्लीट करनी तो इतनी तो पहले से ही थी, इतनी और चाहिए ना, तो ये हो गई हमारे पास क्या, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये वाली जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, ठीक। अगर यही रिएक्शन हम उल्टी चलाएं मतलब ये रिएक्टेंट मान ले, ये प्रोडक्ट मान ले, तो ऐसे चलेगी। अब ये इतनी, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी पहले से ही रिएक्टेंट के पास है तो एक्स्ट्रा इतनी चाहिए ना, तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कोलिजन से हमें अगर उल्टी रिएक्शन चलानी है तो इतनी एनर्जी कोलिजन से हमें चाहिए होगी, ठीक। फिर ये इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच। इन दोनों का डिफरेंस क्या रहता है हमारे पास, डेल्टा एच। अभी मैं आपको डेल्टा एच निकालना सिखाऊंगा। और फिर हमारे पास ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी बता दिया, ईएफ ये भी बता दिया। हाँ, ये आप देख सकते हो, देखो एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है तो निकलती है। सपोज आपके पास अभी 500 रुपये है, आपने 200 रुपये निकाल दिए तो अब आपके पास कम रह गए ना, 300 ही रह गए। देखो रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी थी उसने कुछ अमाउंट निकाल दिया तो अब इतना ही रह गया ना, पहले 500 था, अब मान लो 300 रह गया, तो आप प्रोडक्ट की एनर्जी देखो घट जाएगी। जब एनर्जी निकल जाएगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की कम है। यहाँ पे उल्टा देखोगे एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, देखो एब्जॉर्ब होगी तो बढ़ जाएगी। मान लो आपका 500 रुपये, किसी ने 200 रुपये और दे दिया आपको, तो आपके पास 700 हो जाएंगे। देखो यहाँ पे यही हुआ है, ये 500 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे पहले 500 रुपये थे, फिर एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये बढ़ गया, पहले इतना था, अब ये इतना हो गया, देखो 700 हो गई, है ना। सेम वही चीज़ है, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए जिसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से ही है, एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, इतनी तो पहले से ही है, इतनी और चाहिए, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हमें उल्टा रिएक्शन को लेके जाना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, उल्टी रिएक्शन चलानी है, तो ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से होगी, ये वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, एक्स्ट्रा इतनी चाहिए होगी हमको, ठीक। और फिर ये डेल्टा एच का फॉर्मूला आप याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड रिएक्शन। आप देखो यहाँ पे फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करोगे तो फॉरवर्ड की ये वाली है और बैकवर्ड की ये वाली है, मतलब बड़े में से छोटी घटाओगे, है ना, बड़े में से छोटी घटाओगे, फॉरवर्ड वाली वैल्यू ज़्यादा है, बैकवर्ड वाली वैल्यू कम है, तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा डेल्टा एच। तो आप साइन देख के समझ जाओगे कि ये किसके लिए पूछा हुआ है, एंडोथर्मिक के लिए। जनरली वो क्या देता है, ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव में आता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, आपको वैल्यू दे देगा कुछ ना कुछ, और पूछेगा बताओ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे पूछेगा आपसे। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू डालनी है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करके, और डेल्टा एच का साइन देख लेना है। अगर पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो वो एक्सोथर्मिक है ना। आप यहाँ देख भी सकते हो, ग्राफ देगा तो आप ग्राफ से देख के समझ जाओगे, लेकिन ग्राफ नहीं देगा, वो आपको वैल्यूज देगा, वैल्यूज से फिर आपको समझने के लिए डेल्टा एच का साइन निकालना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो फॉरवर्ड की कौन सी वाली है, फॉरवर्ड की ये वाली और बैकवर्ड की ये वाली। जब फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस करोगे तो बैकवर्ड बढ़ी है और बैकवर्ड माइनस का है तो आंसर नेगेटिव का आ जाएगा ना,
इस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ तक नोट करो, फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। हाँ जी, तो इस चैप्टर का एक और अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें देखना है, अरेनियस थ्योरी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं एग्जाम में। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद अगर कोई टॉपिक अगर आपको एग्जाम में मिल सकता है तो वो यही है, अरेनियस थ्योरी। इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। समझना है क्या है, 2-3 फॉर्मूले याद रखिएगा, आएगा तो न्यूमेरिकली आएगा। ठीक, तो सिंपल, डेरिवेशन आती नहीं है हमारे पास, सीधे सीधे आप न्यूमेरिकल याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, अप्लाई करने का तरीका ही बता दूंगा मैं आपको, बहुत ईजी है इसमें। ठीक, तो अरेनियस थ्योरी पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भाई हमने सब स्टार्टिंग में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। देखो कैसे आप समझ सकते हो टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो देखो रेट, जो अरेनियस ने क्वेश्चन दी थी ना, अरेनियस ने बताया था जो रेट कांस्टेंट होता है वो आपका इस टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें आप साफ साफ देख सकते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी जब, और नेगेटिव आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी वैल्यू होती है ना, उतना बड़ा हो जाएगा, और पावर जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा क्यों होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस ए बाय आर टी, इस टर्म के होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा होगा तो कांस्टेंट आएगा ए। यहाँ पे ए क्या है, ए को हम बोलते हैं अरेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। e की पावर माइनस ए बाय आर टी, ये वो टर्म होती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। हमने पढ़ा था कि जब भी रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है, उसके कोलाइड करने से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर वो एक्टिवेशन, जो एनर्जी रिलीज हो रही है एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, है ना। तो कितनी कोलिजन से, मान लो 10 कोलिजन हुई, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 10 की 10 कोलिजन से जितनी एनर्जी निकलेगी वो सारी हर बार एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर ऐसा होगा तो वो तो आइडियल केस होगा, और हम सब जानते हैं आइडियल कुछ नहीं होता। अगर आप कह रहे हो 10 कोलिजन हो रही है और 10 के 10 से प्रोडक्ट बन रहा है तो वो तो आप आइडियल केस की बात कर रहे हो, और हम जानते हैं साइंस में या रियल लाइफ में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। ठीक, तो फ्रैक्शन मतलब अगर आपने 10 कोलिजन कराई तो 10 में से 7, 8, 5, 6 कितनी कोलिजन ऐसी थी जो इफेक्टिव थी। इफेक्टिव का मतलब जिनसे प्रोडक्ट बना था। ठीक, वो बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइडियल केस नहीं हो सकता, इसलिए जितनी भी कोलिजन हो रही है वो सारी कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती, सबसे कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता। कुछ कोलिजन्स होंगी, 4, 5, 6, 7 कोई नंबर होगा, ठीक है ना। वो कितनी है, अगर मान लो 10 कोलिजन हो रही है तो उसमें से कितनी कोलिजन ऐसी है जो प्रोडक्ट बना रही है या जो कि इफेक्टिव है, तो वो हमें कौन बताता है, ये वाली टर्म बताती है, e की पावर माइनस ए बाय आर टी। अब यहाँ से हम देखो इस टर्म को हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, बिना कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते, और 11th-12th में हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इसलिए हम इनको इन फॉर्मूलों, उस तरह के फॉर्मूले में डिराइव कर लेंगे जिससे कि हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। तो हमने क्या किया, इससे पहले नेचुरल लॉग टेकिंग ln बोथ साइड, दोनों तरफ ln ले लिए, यहाँ ln के बन गया ln a की पावर ln a e की पावर माइनस ए बाय आर टी बन गया। ln के यहाँ पे आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी log m इंटू एन, log m इंटू एन होता है log m प्लस log n, तो वही हो गया ln a प्लस ln e की पावर माइनस ए बाय आर टी। ln से e कट जाता है, क्या होता है, ln से e कट जाएगा, ln से e कट जाएगा तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी ना, ये। ठीक, फिर ln को भी हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर सकते हैं, हाथ से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो ln को log में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया, जब भी ln को log में कन्वर्ट करते हो आगे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो यहाँ 2.03 से ln को log में कन्वर्ट करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी सेम ln को log में कन्वर्ट किया, 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया, ये एज इट इज रहेगा अपना। 2.303 को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो यहाँ से नीचे वाला कट जाएगा, इसके पास नहीं बचेगा, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log के बराबर log a माइनस e बाई 2.303 आर टी। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे आर हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट है, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैंने लिख दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आप ध्यान रखिएगा, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर जैसे कि हमने देखा, हमने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा ना, तो टेम्परेचर चेंज करने पे रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो जब टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है, जब टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, जब log K1 बराबर log a माइनस e बाई 2.303 RT1, और जब आप टेम्परेचर T2 रखोगे तो यहाँ पे RT2 हो जाएगा और यहाँ पे K2 हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जब टेम्परेचर T1 है तो K1 है, टेम्परेचर T2 है तो K2 है। फिर मैंने क्या ऑपरेटर लगाया, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो log K2 माइनस log K1, इधर से देखो log a माइनस log a माइनस प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ये log a में से log a गया तो जीरो बचेगा, ये कट जाएगा। फिर आपके पास ये वाली टर्म रहेगी सेकंड वाली माइनस ये बाय 2.03 RT2,
और माइनस ऑफ माइनस 2.03 आर T1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.03 आर T1 बन जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो इसमें EA बाई 2.33 आर कॉमन है, वही हमने बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1/T2 माइनस का 1/T2 और यहाँ पे क्या बचा 1/T1 और ये log m माइनस log n का फॉर्मूला आप जानते होगे, log m/n होता है, उस फॉर्मूले से अरेंज कर दिया मैंने। फिर इसको एलसीएम ले लिया तो एलसीएम लेके T2 माइनस T1 बाई T1 T2, तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.03 आर T2 माइनस T1 बाई T1 T2। आपके पास फॉर्मूला दूसरा बन के आ जाएगा, इसको आप याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला आपके पास होता है एक ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पूछ सकता है आपसे कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, या कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी कोलिजन से एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा निकल रही है। तो कभी भी आपसे पूछे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, कभी भी क्या पूछे आपसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर से ज़्यादा है या जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको सिंपल सी बात है ये वाली टर्म निकालिए, e की पावर माइनस 8, ये टर्म निकालनी है। ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बिना कैलकुलेटर के, 11-12 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसको हमने क्या कर लिया x के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया? x के बराबर मान लिया। दोनों तरफ ln ले लिया, यहाँ ln x हो गया, यहाँ पे हो गया, ln से e कट जाएगा तो माइनस ये बाय RT बचेगा, ln को log में कन्वर्ट करेंगे 2.03 आ जाएगा, और फिर log x को अकेला छोड़ेंगे 2.03 नीचे चला जाएगा, तो log x इसके बराबर हो गया माइनस ये बाय 2.03 RT। तो अब ये वाली टर्म आप सॉल्व कर सकते हो, फिर log उधर जाके क्या बन जाएगा आपके पास एंटी लॉग नहीं आता तो आप वीडियो देख लेना, दोनों मैंने बना रखी है वीडियोस, बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस है, सारा आपका लॉग एंटी लॉग का पार्ट क्लियर हो जाएगा। लॉग के बिना काम नहीं चलेगा, आपका लॉग सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो इलेक्ट्रो हो चाहे वो काइनेटिक्स हो, हर चैप्टर में लॉग यूज होता है, लॉग सीखना ही पड़ेगा आपको केमिस्ट्री का। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो कभी भी आपको बोले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके बताओ जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो आप क्या निकाल देना, सिंपली x निकाल देना, यहाँ पे क्या निकाल देना, x निकाल देना। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास है, इनको अप्लाई करने का तरीका ही बहुत ईजी है, मैं आपको चलो अभी लगे हाथ बता देता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आपको अरीनियस कांस्टेंट की वैल्यू दी हो या निकालनी हो, कभी भी आपको अरीनियस कांस्टेंट ए की वैल्यू या तो दी हो या निकालनी हो, तो देखो आप तीनों फॉर्मूले में, एक ही फॉर्मूले में ए आता है, इसमें आता है, इसमें भी ए नहीं आता, इसमें भी ए नहीं आता कहीं पे, है ना। तो कभी भी आपको अरीनियस कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हो या ए निकालना हो, आप सीधे सीधे समझ जाना ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ठीक, बाकी की चीज़ें आपको दी जाएंगी। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर या 2 रेट कांस्टेंट दिए हो, आप आंख बंद करके फॉर्मूला लगा लेना, एक ही है जिसमें 2 रेट कांस्टेंट या 2 टेम्परेचर दिए जाते हैं। ठीक, तुरंत आप देखते ही समझ सकते हो कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। यहाँ पे देख लो आप 2 टेम्परेचर दे रखे हैं, 2 रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, और किसी फॉर्मूले में 2 टेम्परेचर 2 रेट कांस्टेंट नहीं है। और कभी भी आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने को बोले तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के x निकाल लेना। ये इस चैप्टर के अंदर है, डेरिवेशन की कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली। डेरिवेशन मैंने बार बार बोला है, ज़्यादा नहीं आती है, फॉर्मूले याद रखो, आप न्यूमेरिकल्स बनाओ, काम आपका चल जाएगा। ठीक, तो आज इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, आप नोट कीजिए इसको, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा धन्यवाद।